ठीक है, तो सभी को नमस्ते। मैं कोशिश कर रहा था कि मैं इसको कुछ ऐसे प्रेजेंटेशन वे में रखूं, लेकिन मैं बनाते बनाते ही आज मैं तय कर लिया कि ये थोड़ा कठिन कार्यक्रम उठा लिया करके। तो इसको देखते हैं कि कैसे। तो फाइनली जैसा मैं मानव व्यवहार दर्शन के 13 महीने के बाद अब हम लोग इसको सभी लोगों ने अपने अपने स्तर पे एक तरीके से कि इसमें से क्या टेक होम है या क्या लेके जा रहे हैं, ऐसी बातें रखने का हम लोगों ने तय किया। तो मैं बहुत कोशिश किया, मेरे को लगा कि मैं कितना मतलब मूर्ख हूँ, मैं सार का सार निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई अनुभूति नहीं छोड़ते बनती थी। इसके बाद इसको बोले ये भी रख लेता, ये भी रख लेते, फिर ध्यान ये गया पूरी किताब को ही सार बोलना पड़ेगा, क्योंकि उसका क्या सार निकाल लेंगे। फिर थोड़ा एक दिन की पूरी मेहनत को पूरा जीरो किया, मैं बोला ये संभव नहीं है, इसका सार क्या निकालेंगे, सार जैसा नहीं है। तो थोड़ा रीअसेस किया, मेरे को लगा कि ये इस पंगे में हमको फंसाया किन्ने है। तो फिर ध्यान आया कि अच्छा सीधे सीधे सार रख देते भाई, अध्याय 1 अध्याय 2 से ऐसे जुड़ा है, 2 3 से ऐसे जुड़ा है, 4 ऐसे जुड़ा है, और ऐसे करके 18 तक जोड़ देते, सबको लगभग लगभग आता ही है। तो फिर ध्यान ये गया कि शायद आउट ऑफ बॉक्स कुछ ऐसा अगर अपन एक दूसरे के लिए निकाल सकें, और खुद में ध्यान जा रहा है जिस पे। तो फिर मैं थोड़ा और पीछे गया कि ओरिजिनली मैं अपने लिए फिर देखना शुरू किया कि फाइनली ये मेरे लिए कैसे मायने रखता है। तो ध्यान ये गया कि मानव व्यवहार दर्शन, तो मानव व्यवहार दर्शन पे ही बात करते हैं कि मानव व्यवहार दर्शन। तो बाबा जी ने 4 दर्शन में से एक दर्शन का नाम मानव व्यवहार दर्शन ही क्यों रखा, तो उसी को केंद्र में रख के मैं अपना प्रेजेंटेशन बनाने का कोशिश किया हूँ, जिसमें पहली स्लाइड में दिख ही रहा है कि मानव जीवन सफल हो, अन्य में संतुलन प्रमाणित हो। ये बाबा जी की लेखकीय में से, ये ऐसे दबेगा क्या? ये लेखकीय में से एक ये लास्ट की लाइन है, जिसमें लिख रहे हैं कि मानव जीवन सफल हो, अन्य में संतुलन प्रमाणित हो। तो मैं इसको अपने में ये देखा कि वाङ्मय का प्रयोजन, तो एक तरह से इसको ऐसे मैं लिख देता हूँ, मानव और अन्य में ये इसके आसपास की बात ऐसे लग रही है। तो अगले में तो इस अनुभूति या इस बात को जो बाबा जी ने लेखी में क्लोज किया है, तो इसके बारे में जब मैं सोचता हूँ तो मुझे ध्यान जाता है कि मानव व्यवहार दर्शन के बारे में बात करने के लिए लेखकीय एक बढ़िया जगह है। उस जगह को पढ़ने से ये ध्यान गया कि फाइनली बाबा जी कैसे चले। बाबा जी किसी साधना काल में एंट्री लिए, उनकी कोई खुद की एक यात्रा है, तो 1950 के आगे की हमको यात्रा लगभग सूचना के रूप में है। तो जब वो चले थे तो उनने एक प्रश्न ये लेके चले थे, ज्ञान के अर्थ में प्रश्न थे। उसमें 2 प्रश्न थे, हम सभी को पता है, ब्रह्म सत्य से जगत व जीव का उत्पत्ति मिथ्या कैसे, और दूसरा प्रश्न ब्रह्म ही बंधन एवं मोक्ष का कारण कैसे। तो इसको ज्ञान के अर्थ में प्रश्न एक मैं ऐसा मानता हूँ। दूसरा प्रमाण के अर्थ में प्रश्न थे उनके, जो जीने से जुड़ते हैं, कि धारक वाहक उद्गाता या प्रणीता प्रमाण होगा या उसके शब्द आप्तवाक्य या शास्त्र प्रमाण होंगे। एकदम जेन्युइन बात है, क्योंकि ये आज के प्रश्न थे ही। और चौथा जो प्रश्न था, जो कि राष्ट्रीय चरित्र का सूत्र व्याख्या, या कहें कि जनप्रतिनिधि कैसा होगा, या कहें कि समुदाय का उल्लेख था, जो संविधान 1950 में जो आया था, उसमें बाबा जी ने संविधान जो धर्मनिरपेक्षता बोलते ही अगले ही लाइन में फिर समुदाय जैसा पूरा का पूरा फ्रेम खुलता है। तो ऐसे ये 4 प्रश्न थे। तो इन 4 प्रश्नों का जो फाइनली उत्तर है, वो मुझे ऐसा लगा कि मानव जीवन सफल हो का अर्थ ऐसा हुआ कि मानव में ही धर्म सामरस्यता को पाने की संभावना है, और धर्म सामरस्यता को बोल रहे हैं कि सर्वतोमुखी समाधान संपन्न हो जाए। तो एक तरह से ये मेरी बात हो गई। तो मेरी बात हो गई माने हर एक मानव के लिए ये बात हो गई कि मानव ही है जो धर्म सामरस्यता को पा सकता है, और धर्म सामरस्यता के बारे में और बहुत सारा फैला सकते हैं। और दूसरा जो भाग है वो है अन्य में संतुलन प्रमाणित हो। उसको ऐसा बोल सकते हैं कि उसे सर्वसुलभ कर देना ही मध्यस्थ दर्शन का अभिष्ट है। ये वहीं लिखा हुआ है, मैं नहीं लाया हूँ, मैं वहाँ से उसको कट करके लाया हूँ। तो बेसिकली ये मेरी बात हुई और ये सभी की बात हुई। तो इस तरीके से अगर इसको देखते हैं
तो फिर मेरे को ध्यान जाता है कि मानव व्यवहार दर्शन के लिए जब गया तो मेरे को ध्यान गया कि इसमें मूल रूप में व्यवहार की बात हो रही है, और व्यवहार मानव की बात हो रही है, मानव के बीच में होने वाले को व्यवहार बोल रहे हैं। तो फिर ध्यान गया कि 7 संबंध है। तो व्यवहार दर्शन जो है ये मूलतः इन 7 संबंध के फ्रेम में बात हो रही है। 7 संबंध में, जैसा सभी को पता है 7 संबंध है, इसमें से गुरु शिष्य संबंध पे ध्यान गया। गुरु शिष्य संबंध पे ध्यान गया माने मेरा ये ऐसा ध्यान गया कि फाइनली अगर मैं इस किताब को देखता हूँ तो किसको देख रहा हूँ? तो बाबा जी को देख रहा हूँ, बाबा जी के विचार को देख रहा हूँ। तो एक तरह से अगर मैं अध्ययनार्थी हूँ, मैं अध्ययन कर रहा हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ, तो मेरे लिए वो गुरु हुए। तो ये किताब का क्या मतलब हुआ? तो ये किताब एक गुरु है और एक शिष्य है, इन दोनों के बीच में होने वाला व्यवहार ही ये व्यवहार हुआ। तो एक तरह से ये ध्यान गया कि मानव व्यवहार दर्शन अगर इसको मैं प्लेस करता हूँ तो इसमें गुरु और शिष्य के बीच में होने वाले व्यवहार को देख पाना कि एक गुरु एक शिष्य के साथ व्यवहार कर रहा है, क्या व्यवहार कर रहा है। तो मतलब एक गुरु शिष्य के साथ क्या व्यवहार करता होगा, तो उस पर ध्यान गया कि ये बिल्कुल कि जब वो बोलते हैं, संदेश देते हैं, जो अध्याय के पहले ही संदेश दिए हुए हैं, उसमें वो बोल रहे हैं कि इस धरती पे पाए जाने वाले सभी, जो वर्तमान में पाए जाने वाले सारे मानव अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। उनके पास ह्रास और विकास का अध्ययन एवं प्रयोग करने का स्वर्णिम अवसर व साधन है। तो अवसर के रूप में ये दिखता है कि जो कुछ है, जैसे अभी दीदी ने बोला कि यथार्थ के स्रोत जीवित हैं, और उसके अलावा हमने मनाकार को साकार भी किया। ये पूरी धरती का एक जो अभी फ्रेम है, मतलब अगर हम अभी लौह युग में होते या पहिए का आविष्कार नहीं किए होते तो शायद जीवन विद्या की बात नहीं करने के लायक होते, अभी तो हम रोटी कपड़ा मकान में ही अटके होते। तो अवसर के रूप में ये सारा का सारा जो बना हुआ है, और साधन के रूप में तन मन धन को साधन बोल रहे हैं। मैं यहाँ पे ये देख रहा हूँ कि जब बाबा जी संदेश दे रहे हैं तो वो साधन के रूप में इस मानव व्यवहार दर्शन की बात कर रहे हैं, पूरे मध्यस्थ दर्शन की बात कर रहे हैं। ये साधन के रूप में हमारे पास उपलब्ध है, तो स्वर्णिम अवसर है ऐसा बोल रहे हैं। तो एक गुरु अपने शिष्य के साथ यही तो व्यवहार करेगा, और क्या व्यवहार करेगा? दूसरा एक और व्यवहार करेगा, वो बिल्कुल ये फोटो भी शूट करता है कि स्वयं का मूल्यांकन कर लो, है ना। गलती अपराध नहीं करोगे, फलतः दुखी, प्रताड़ित और दरिद्र नहीं होगे। तो फाइनली ये एक बात समझ में आती है कि एक गुरु और शिष्य के बीच में क्या व्यवहार होगा। हालांकि कितने तरीके से गुरु अपने शिष्य के साथ अभिव्यक्त होगा, इसका अलग अलग फ्रेम है, क्योंकि शिष्य की भी एक योग्यता होगी, एक पात्रता होगी, उसको देख के ही वो व्यक्त होता है। लेकिन एक जनरल आम लोगों तक पहुंचाने के लिए अगर वाङ्मय लिखा गया, बाबा जी ने लिखा, तो उन्हें ये लाइन तो बहुत ही सीधे लाइन है जो अपने शिष्य को बोल रहे हैं कि गलती अपराध नहीं करोगे, फलतः दुखी, प्रताड़ित और दरिद्र नहीं होगे। इससे अधिक एक गुरु शिष्य के साथ क्या व्यवहार करेगा? एक माता पिता अपने बच्चे के साथ उसके शरीर पोषण देखना, उधर नहीं जाना, उधर चोट लग जाएगी या ये हो जाएगा, तुम्हारा शिक्षा हो जाए, तुम्हारा एक भाई बहन एक दूसरे के साथ मतलब शेयरिंग, केयरिंग, संबोधन की बातें करते हैं। जब मेरे को ध्यान गया कि मानव व्यवहार दर्शन क्यों है, तो एक गुरु अपने शिष्य के साथ बात कर रहा है, तो यही तो बात करेगा, और क्या बात करेगा। तो ऐसा एक फ्रेम गया। उसके अलावा वो ये नहीं बोल रहे हैं कि केवल मूल्यांकन कर लो, मूल्यांकन के आधार भी दिए। ये 4 आधार दिए हैं कि ये आधार ऐसे परंपरा में है ही, लेकिन इस तरीके से स्पेसिफिक हो कि ये 4 आधार के आधार पे मूल्यांकन करो। और उसके आगे फिर उसके 7 बिंदु भी, 7 बिंदु में जैसे स्वयं की बात किए, परस्परता की बात किए, मानव को मानव समझो, इस तरीके की बात किए, फिर सहअस्तित्व, संतुलन, समाधान की बात किए, फिर एक सामाजिक आचरण की बात किए, अमानवीयता से मानवीयता और एक सामाजिकता की बात किए, फिर अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था, और उसमें भी संस्कृति, सभ्यता, विधि व्यवस्था। ये सारे के सारे करीब मल्टीपल आधार, मैं से लेके अंतर्राष्ट्र तक का एक आधार दिए। और ये आधार देख के गुरु अपने शिष्य के साथ और क्या व्यवहार करेगा, तो वो ये बोलते हैं कि जो भी मैंने ये किताबों में लिखा है, उपरोक्त अध्ययन को सुलभ करने हेतु ये मानव व्यवहार दर्शन मैं संपूर्ण मानव समाज को अर्पित करता हूँ और प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ। तो ठीक है, तो इसलिए मानव व्यवहार दर्शन है, ऐसा ध्यान गया। और क्या बोल रहे हैं, उसकी अंतिम जो वो है उसमें बोलते हैं कि आपके व्यवहार एवं आचरण में दृष्टि, गुण और प्रवृत्ति जो कि मानवीय हो जाए, इस अर्थ में ये प्रेरणा देगा। ये जो वाङ्मय है, ये जो किताब है, ये आपको प्रेरणा देगा। दूसरा क्या देगा, आपके व्यक्तित्व के विकास में सहायक होगा। ए नागराज। तो फाइनली ये समझ में आया कि ठीक है, तो इसलिए है मानव व्यवहार दर्शन। फिर इतने में ही नहीं रुके,
एज अ गुरु अपेक्षा भी जाहिर कर रहे हैं कि मेरी भी एक अपेक्षा है, मतलब तुम लोग सुधरो नहीं सुधरो वो ठीक बात है, लेकिन मेरी भी एक अपेक्षा है, अगर मेरी बात सुन लोगे, ऐसे अभ्यास अध्ययन कर लोगे तो भूमि स्वर्ग हो जाएगी, मानव ही देवता हो जाएंगे, धर्म सफल हो जाएगा और नित्य मंगल होगा। ऐसे करके एक गुरु शिष्य के बीच में क्या लेवल का अभ्यास होता होगा, तो यही व्यवहार होगा और क्या होगा। मतलब मेरे को लगता है अगर मैं सशरीर बाबा जी के साथ रहता तो इससे कम की क्या ज़रूरत थी मेरे को, और इससे अधिक वो क्या मेरे को बोलते, मतलब इतना ही तो था। तो एक ये गुरु शिष्य संबंध में मेरे को ये व्यवहार का एक फ्रेम दिखता है जिसमें कि वो मेरी बात करते हैं और सर्वसुलभ हो जाने की बात सभी की बात करते हैं, ऐसा एक ध्यान गया। दूसरा भाग ये गया कि जब मानव व्यवहार दर्शन की बात कर रहे हैं, हम लोगों ने मिलके मानव व्यवहार दर्शन पढ़ा, तो हाथ में क्या आया, मानव व्यवहार दर्शन की परिभाषा संहिता में जाने पे लकीली मानव व्यवहार दर्शन की परिभाषा ही दिए हुए हैं, सीधे सीधे 3 परिभाषा दिए हैं। एक लिखे हैं मानवत्व सहित व्यवहार का अध्ययन, दूसरा लिखे हैं मानवीय व्यवहार सूत्र व्याख्या सहज अध्ययन, और तीसरा है अखंडता सार्वभौमता सहज सूत्र व्याख्या का अध्ययन। तो इसमें 3 लेवल पे परिभाषा संहिता है। नॉर्मली हम लोगों ने परिभाषा संहिता को देखा भी है, इसके कई फ्रेम होते हैं, व्यवहारिक, तात्विक, तार्किक, इस टाइप के कई फ्रेम होते हैं। मैं जब इसके विश्लेषण में गया तो मेरा ये ध्यान गया कि पहला जो परिभाषा है वो एक तरह से बाबा जी मानव व्यवहार को देख रहे हैं और मानव व्यवहार दर्शन को बताने के लिए मानवत्व और व्यवहार का विश्लेषण कर रहे हैं कि ये दोनों का अध्ययन कर लो तो तुमको करना क्या है समझ में आएगा। दूसरे भाग में जब मेरे को बात समझ में आ गई कि अच्छा इसका नाम मानवत्व है, इसका नाम व्यवहार है, इसको मानवत्व बोल रहे हैं, इसको व्यवहार बोल रहे हैं, तो फिर मानवीय व्यवहार सूत्र व्याख्या तो करेंगे कैसे, ये दूसरा परिभाषा मानव व्यवहार दर्शन की परिभाषा में आती है। और तीसरा ये है कि अगर हम सब मिलके ऐसा चल लिए, अगर एक एक करके सभी चल लिए, तो अखंड समाज, अखंडता सार्वभौमता की पूरी फ्रेम जो कि विश्व परिवार तक जो जाना है उसकी बात ये 3 परिभाषाओं में है। तो मैं कोशिश किया हूँ कि इन परिभाषाओं का ही थोड़ा विश्लेषण करूँ। तो पहला जो है मानवत्व सहित व्यवहार का अध्ययन, जैसा मैं पहले ही बोला कि इसमें मेरी बात नहीं हो रही है, इसमें बात हो रही है कि मानवत्व क्या है और व्यवहार क्या है। तो फाइनली मानव व्यवहार दर्शन का पहला परिभाषा मानवत्व की बात है, सहित व्यवहार का अध्ययन की बात है। तो क्या चाह रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगा, कहीं लिटरेचर से उठाया हूँ, मेरा नहीं, मुझे ऐसा लगा नहीं, मतलब कहीं से ये लिखा हुआ ही मिला है, जिसमें ये लिखा हुआ मिला कि शिक्षा में, मानवीय शिक्षा में अध्ययन कराना पहला इस किताब का, इस वाङ्मय का एक अर्थ है। दूसरा, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था का बोध हो जाए और आवश्यकता का बोध हो जाए। तो पूरे व्यवहार दर्शन के 18 अध्याय पढ़ने से कभी समझ में आता है कि व्यवस्था का बोध होता ही है, जितना होता है उतना होता ही है, और इसकी आवश्यकता का भी बोध होता है। क्योंकि अगर कोई बोले तुमको सामाजिकता में रहना है, तुमको अध्ययन करना है, तो ध्यान नहीं जाता है क्यों करना है, तो फिर क्यों में जाओ तो इसलिए करना है, और ऐसा क्यों करना है, क्योंकि ऐसा है। तो इस तरीके से आवश्यकता का बोध करा दे रहे हैं इस किताब के माध्यम से, ऐसा एक मेरे को इससे गया। तो फाइनली अगर मानवत्व सहित व्यवहार के अध्ययन में मानवत्व को लेते हैं, तो मानवत्व को परिभाषा संहिता में क्या क्या बताए हैं, तो एक तो बताए हैं कि परिवार व्यवस्था या किसी भी व्यवस्था में भागीदारी के रूप में, दूसरा आचरण के रूप में, और कार्य व्यवहार के रूप में कर पाना को मानवत्व कह रहे हैं। दूसरा कह रहे हैं कि मानवीय दृष्टि, विषय और स्वभाव को जीना, संप्रेषणा करना और प्रकाशन करना को मानवत्व कह रहे हैं। तीसरा परिभाषा मानवत्व का एक और है, जितने भी मूल्य हैं, 30 मूल्य हैं, उसको जानने, मानने, पहचानने और निर्वाह करने की क्रिया, इसको मानवत्व कह रहे हैं। सीधे सीधे परिभाषा संहिता से लिया हूँ। और एक और मानवत्व की परिभाषा है कि अनुभवमूलक पद्धति से विचार शैली और जीने की कला। एक जागृत मानव कैसी विचार शैली के साथ होगा और क्या उनके जीने की कला होगी, ये मानवत्व का एक परिभाषा है। और चौथा है, जिसको कि लगभग हम सब लोग जानते ही हैं, कि व्यवहार में सामाजिक हो जाएं, व्यवसाय में स्वावलंबी, विचार में समाधानित, अनुभव में प्रामाणिकता को अभिव्यक्त करने की क्रिया, इसको मानवत्व कह रहे हैं। तो मानवत्व हो गया। दूसरा भाग हो गया व्यवहार। तो व्यवहार के 3 परिभाषा हैं परिभाषा संहिता में। पहला परिभाषा है समझदारी को बोल रहे हैं, दूसरी परिभाषा है परस्परता में मूल्यों का निर्वाह, ये दूसरी परिभाषा है, और जैसे साथ संबंध की। और तीसरी परिभाषा जो अध्याय 1 में है, सहअस्तित्व में एक से अधिक मानव के एकत्र होने के लिए सारा किया गया प्रयास। जब मैं इसकी परिभाषा संहिता में परिभाषा देखा तो मैं हैरान हुआ, मेरा ध्यान नहीं गया था कि ये परिभाषा का जो डिटेल परिभाषा है वो ये है, जिसमें लिखते हैं कि एकत्र होने के लिए किया गया आदान प्रदान
और उसमें क्या, तो स्थापित संबंधों में निहित स्थापित मूल्यों को अनुभव सहित शिष्टापूर्ण तरीके से व्यवसाय मूल्य का उत्पादन, उपयोग, उपभोग एवं वितरण, ये व्यवहार है। तो फिर मेरा ये ध्यान गया कि अभी जो हम लोग परंपरा में व्यवहार में जो लेन देन बोलते हैं, व्यवहार किए, किसी की शादी में जाते हैं, लिफाफा देते हैं, मैं इसको गलत समझता था। मेरे को लगता था कि ये गलत वाला भाग है। असल में हाँ, गलत वाला ही भाग है, बट अगर वो अनुभवमूलक विधि से समझ के साथ किया जाता है तो आदान प्रदान की बात तो कर ही रहे हैं। अब वो आदान प्रदान में व्यवसाय मूल्य का उत्पादन, उपयोग, उपभोग एवं वितरण से व्यवहार को रख रहे हैं, ऐसा मेरा ध्यान गया। तो फाइनली ये जो पहली परिभाषा है, मानवत्व सहित व्यवहार का अध्ययन, इससे क्या पकड़ में आया, तो जो मुझे इसका सार करना अगर पड़े पहली परिभाषा का, तो ऐसा गया कि अनुभव तो एक मानव 4 आयाम में जीता ही है। अनुभव, विचार, व्यवहार, कार्य या व्यवसाय, और इसके साथ ही बोलेंगे तो व्यवस्था में भागीदारी। ठीक है, तो क्या है व्यवस्था में भागीदारी और क्या है अनुभव? तो ऐसा समझ में आया कि बाबा जी ये बता रहे हैं कि एक मानव 4 आयाम में जीता ही है, और मानव व्यवहार दर्शन का लक्ष्य क्या है कि चारों आयाम में तृप्ति हो जाए। एक आयाम की तृप्ति की बात नहीं कर रहे हैं, चारों आयाम में तृप्ति की बात कर रहे हैं। कैसे होगी तृप्ति? तो बोल रहे हैं अनुभव के अनुरूप के आधार पे विचार व्यवस्थित हो जाए, और अनुभव और विचार दोनों के आधार पे व्यवहार व्यवस्थित हो जाए, और इन तीनों के आधार पे कार्य व्यवस्थित हो जाए, और इस प्रकार चारों व्यवस्थित हों तो व्यवस्था में भागीदारी करने योग्य हम हो सकते हैं। तो किस चीज़ को व्यवस्थित होना बोल रहे हैं? तो व्यवस्थित होने का मतलब जो मेरे को ध्यान गया कि अनुभव का व्यवस्थित होना मतलब कि ये सत्यपूर्ण हो जाए, इसमें अनुभूति हो जाए। विचार का व्यवस्थित होना मतलब कि ये समाधानपूर्ण हो जाए या धर्मपूर्ण हो जाए। व्यवहार का व्यवस्थित होना यानी ये न्यायपूर्ण हो जाए या प्रेमपूर्ण हो जाए। और कार्य व्यवहार का व्यवस्थित होना यानी ये व्यवस्था के अर्थ में हो जाए या धर्मपूर्ण हो जाए, ऐसा एक व्यवस्थित होना। तो फिर ये ध्यान गया कि व्यवस्थित होने से क्या उपलब्धि होगी। तो उपलब्धि के रूप में ये ध्यान गया कि उपलब्धि के रूप में अनुभव अगर व्यवस्थित होता है, या ये चारों क्रियाएं व्यवस्थित होती हैं, या अनुभव में अगर व्यवस्थित होने की घटना होती है, तो फिर इसमें परमानंद बोल रहे हैं, विचार में सुख और शांति बोल रहे हैं या समाधान के रूप में बोल रहे हैं। व्यवहार में सुख के साथ उभय तृप्ति को बोल रहे हैं। स्वयं में सुख होगा, सुखी होगा और उभय तृप्ति को पाएगा। ये जो उभय तृप्ति है, ये उभय तृप्ति अगर मुझे समझ में आ जाती है तो एक के साथ करते हुए हर एक के साथ मैं कर पाऊँ, इस व्यवहार अभ्यास के माध्यम से मैं इस पूरी के पूरी अखंड सामाजिकता को अपने में देख पाऊँगा, अपने में इसको महसूस कर सकता हूँ। इस क्रम को व्यवहार का एक फ्रेम में देख पाया कि अखंडता की ओर लेके जाता है, और कार्य और ये जो है ये नियमपूर्ण हो जाए, कार्य वाला नियमपूर्ण हो जाए, ऐसा था। और अगर कार्य और व्यवस्था में भागीदारी अगर सफल होता है तो क्या होगा? तो प्रकृति संतुलित हो जाएगी, और क्या होगा? आवश्यकता से अधिक उत्पादन कर पाएंगे, इससे समृद्धि का भाग मिलेगा, और व्यवस्था में भागीदारी से अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था को सर्वसुलभ करा पाएंगे। इस टाइप का एक फ्रेम बनता है। तो ये उपलब्धि के रूप में एक पूरा फ्रेम दिखता है। लेकिन फिर मानव व्यवहार दर्शन में केवल व्यवहार की बात हो रही है, ऐसा फीलिंग जाने लगा। तो ध्यान ये गया कि व्यवहार बोल जरूर रहे हैं, लेकिन अनुभव की रोशनी में, विचार की रोशनी में जब भी व्यवहार बोल रहे हैं तो उसमें विचार और अनुभव समाया ही हुआ है। ये भी एक ध्यान गया कि ऐसा इसको टुकड़े टुकड़े में नहीं देख सकते। बोलने के लिए व्यवहार बोल रहे हैं, लेकिन उसके मूल में विचार और इन दोनों के मूल में अनुभव होगा ही। इसके मूल में व्यापक या सह अस्तित्व में अनुभव और उसके मूल में व्यापक आधार के रूप में होगा ही। इसीलिए अध्याय 1 जब मानव व्यवहार दर्शन शुरू कर रहे हैं तो अस्तित्व से शुरू कर रहे हैं। अस्तित्व सह अस्तित्व है तो सह अस्तित्व अध्याय से शुरू कर रहे हैं। मानव व्यवहार दर्शन सह अस्तित्व से क्यों शुरू हो रहा है? मतलब एक
ऐसे अपने में बना, तो लगा कि भाई अस्तित्व सह अस्तित्व है और वहाँ से शुरू किए बिना व्यवहार की बात कैसे करेंगे। तो वो क्योंकि मूल में है, साइलेंट है, ऐसा भी लगता है केवल नाम पढ़ने से। ठीक बात है। तो दूसरा जो भाग था मानवीय व्यवहार सूत्र व्याख्या सहज अध्ययन, तो जब ये बात समझ में आ गई कि मानवत्व ये है और व्यवहार ये है, तो मानव व्यवहार दर्शन में हम करेंगे क्या, तो क्या होगा उसके अंदर। तो जीने की जगह पे प्राकृतिक नियम, बौद्धिक नियम और सामाजिक नियमों का बोध कराने की व्यवस्था मानव व्यवहार दर्शन से हुई। तो जो बीच के अध्याय हैं, जो अध्याय 8, 9, 10 के बाद जो शुरू होते हैं, नियम, न्याय और धर्म, तो उसमें जब प्राकृतिक नियम, बौद्धिक नियम और सामाजिक नियमों का लगभग हर जगह उसको सैंडविच किए, तो दूसरा जो परिभाषा है वो हमको इन 3 नियमों को बोध कराने की बात कर रहे हैं, परिभाषा से ही निकाल रहा हूँ। उससे क्या होगा, जब नियम समझ में आएंगे तो समाज की सुदृढ़ता, वैभवपूर्णता का बोध कराया जाएगा। हमने कुछ किया नहीं है अभी, हम गिन के हम लोग 18 अध्याय ही पढ़े हैं, करने वाले भाग में तो क्या ही किए हैं। तो क्या होगा, जब नियम का पालन करेंगे तो वो करने मात्र से बता रहे हैं कि समाज में क्या सुदृढ़ता आएगी, कैसी वैभव होगी का बोध हो जाएगा। उसके फलस्वरूप क्या होगा, तो हर मानव अखंड समाज के अर्थ में अपने आचरणों को प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित होगा, प्रमाणित भी होगा। हर कोई अपने क्रम से चलेगा, कोई प्रमाणित करेगा, कोई प्रेरित होगा, कोई नकार भी देगा एक स्थिति में। तो इस तरीके से ये इसका दूसरा फ्रेम समझ में आता है। तीसरा जो फ्रेम है जिसमें अखंडता, सार्वभौमता, सहज सूत्र व्याख्या का अध्ययन, ये परिभाषा संहिता की अंतिम जो भाग है, उसको जब मैं फैला के देखता हूँ तो ये समझ में आता है कि अगर अखंडता और सार्वभौमता को अगर हम पा गए इस तरीके से, तो क्या होगा, तो स्वयं स्फूर्त विधि से भागीदारी हो पाएगी। अभी तक भागीदारी अभ्यास के अर्थ में हो रही थी, या फिर कुछ लोग कर पा रहे थे, सभी नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अगर ये अखंडता और सार्वभौमता को पा गए हम, तो ऐसी व्यवस्था में स्वयं स्फूर्त विधि से भागीदारी को कर पाएंगे। यही स्वतंत्रता है, यही स्वराज है, यही इसका प्रमाण है, ऐसा लिखते हैं। इसलिए अगर इस नटसेल में इस मानव व्यवहार दर्शन के इन 3 परिभाषाओं को अगर कंक्लूड करूं, तो ये प्रश्न बनता है कि अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में जीना चाहिए या समुदायगत राज्य के अर्थ में जीना चाहिए। ऐसा एक अपने में क्वेश्चन बनता ही है, और आंसर तो पता ही है, जो पूरी पढ़ाई करता है उसको पता ही चल जाता है। दूसरी जो हमारी बात हुई थी कि अनुभूतियों पे बात करेंगे, तो मेरे को लगा, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि मेरे को बहुत छोटा, अपना कद इतना छोटा लगा कि मैं बोला कौन सी अनुभूति। तो मैं थोड़ा ऐसा किया कि अब किताब को अब समअप करने के हिसाब से कुछ अनुभूतियाँ मैं अपने हिसाब से पिक कर लिया। तो मैं इसलिए हंस रहा था कि दीदी कृतज्ञता से शुरू करी थी और मैं वही उठा के लाया था कि फाइनली मानव व्यवहार दर्शन की कोई अगर एक अनुभूति लेके आए, तो मानव व्यवहार दर्शन आदमी आदमी के बीच की बात हो रही है, मानव मानव के बीच की बात हो रही है। तो क्या बात करेगा, तो जो यथार्थता के स्रोत जिनकी वजह से हमको मिला मतलब बाबा जी को मिला, और बाबा जी और यथार्थता के स्रोत की वजह से हमको मिला, तो हमारे अंदर मानव का समूचा व्यवहार कृतज्ञता और कृतज्ञता के आधार पर ही करता है, तथा मूल्यांकित व समीक्षित होता है। अगर कृतज्ञता में है तो मूल्यांकन होगा, और अगर कृतज्ञता में है, जो जाने अनजाने होता ही है। मतलब मैं तो खुद में देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि ये तो मेरे को पहले से पता था, ऐसा लगने लगता है कई बार। फिर ध्यान जाता है, ना तुमको कुछ नहीं पता था, यहाँ आने के बाद कुछ पता चला है। तो समीक्षित होता है। तो कृतज्ञता जब जब होती है, कुछ पीड़ा जैसी होती है, और ध्यान जाता है कि नहीं कुछ तो गलत हो गया करके। तो एक ये भाग है। दूसरी अनुभूति जो मेरे को लगी कि मैं यहाँ रख सकता हूँ, वो है अकेले में मानव के जीवन में कोई कार्यक्रम, व्यवहार एवं उत्पादन सिद्ध नहीं होता। ये बात अगर हम अपने में टिकाते नहीं हैं, तो फिर ये व्यक्तिवादी डिज़ाइन या साधना विधि की ओर लेके जाता है। ऐसा नहीं कर रहा हूँ वहाँ उपलब्धि नहीं है, लेकिन अभी जब 3 परिभाषाएं देखते हैं तो ये भी समझ में आता है कि अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के लक्ष्य से कम में खुद को भी कितना मिलेगा ये पता नहीं। साधना विधि में मिलता होगा, लेकिन अध्ययन विधि से तो शायद, तो या तो फिर इस वो 2 नाव में पैर रखने वाला डिज़ाइन मेरे को, तो इसलिए मैं इस बात को यहीं से उठा हूँ कि अकेले में कोई कार्यक्रम, व्यवहार और उत्पादन सिद्ध नहीं होता, और वो संगठन के लिए है। और संगठन क्यों चाहिए वो लिखे ही हुए हैं कि भय से बचने के लिए मानव पहले संगठन कर रहा था वगैरह वगैरह। फाइनली सामाजिकता तक ये बात जाती है। एक और पेज 32 में है, ये मेरे को इसको बनाते वक्त ध्यान गया, मेरे को पता ही नहीं था कि इसको ऐसे देख सकते हैं। इनफैक्ट 6 महीने के शिवरार्थियों के साथ बैठने से ये मेरा ध्यान गया, और वो यहाँ पे जुड़ा। क्या जुड़ा कि ज्ञानावस्था की इकाई की समस्त क्रियाओं का लक्ष्य निर्बीजन व्यवहार है। तो निर्बीजन व्यवहार है, तो परसों नरसों किसी ने कह दिया 6 महीने के शिविर में कि व्यवहार प्रमाण ही आचरण पूर्णता है। तो मैं चमक गया,
मतलब व्यवहार प्रमाण ही आचरण पूर्णता, ये ऐसा कैसे बोल दिया भाई ने करके। तो क्रिया पूर्णता श्रम का विश्राम है, अपने में कोई बात समझ में आई, अनुभव प्रमाण हुआ, लेकिन आचरण पूर्णता पेंडिंग कहाँ है। और यहाँ पे ये अनुभूति में लिखते हैं कि समस्त क्रियाओं का लक्ष्य निर्बीजन व्यवहार की उपलब्धि है, यही आचरण पूर्णता है, ऐसा लिखा हुआ मिला। मैं बोला ओके, तो व्यवहार की ये इतनी बड़ी महिमा है जिसको कि हमको देखना चाहिए, और निर्बीजन व्यवहार ब्रह्म मुक्ति की स्थिति है, ऐसा बता रहे हैं। तो खैर, उसके अलावा एक और नई चीज़ मेरे को इस सार को करते हुए ध्यान गई, जिसको कि मैं ऐसा देख रहा था, मैं अपने में ऐसा रखा हुआ था कि अनुभव बड़ा है, विचार उससे छोटा है, व्यवहार बहुत छोटा है, ये तो शरीर के बाहर परस्परता में होता है, हुआ हुआ नहीं हुआ नहीं करेंगे, क्या प्रॉब्लम है, पहले विचार वाला भाग ही सेट कर लेते हैं, फिर दोनों तरफ ऐसे ऐसे करके एंट्री करते रहेंगे, ऐसा बना हुआ था। आज ये सार करते हुए ध्यान गया, क्या बोल रहे हैं पेज 35 में, आशाएं आस्वादन के रूप में, जो मन की स्थिति है वो आस्वादन के रूप में, दूसरा बोल रहे हैं विचार प्रसारण के रूप में, और इच्छाएं या कांक्षाएं प्रयोग एवं व्यवहार के रूप में व्यक्त होती हैं। हाँ, अब वो अध्याय तो 35 लिखा है, हाँ 4 ही होगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि इच्छा की जगह पे व्यक्त होने का जो तरीका है वो 2 है। एक है या तो वो जड़ के साथ प्रयोग करेगा, और या तो वो मानव के साथ व्यवहार करेगा। तो व्यवहार का प्लेसमेंट कोई अपन, मतलब मैं मेरी ही बात करूं कि हाँ, वो अनुभव विचार व्यवहार कहाँ है, बोले शरीर, मन शरीर से जुड़ा हुआ है और शरीर व्यवहार करता है। तो इतना लो लेवल पे चला जाता है व्यवहार मेरे लिए कि मेरे को लगता था हाँ करे तो करे, नहीं करे तो नहीं किए, जब समझ में आएगा तब कर लेंगे। बट इस अनुभूति से ये समझ में आया कि इच्छा की लेवल पे ये कार्यक्रम पड़ा हुआ है, प्रयोग प्रमाण और व्यवहार प्रमाण, ये चित्त की जगह पे है, क्योंकि वो बोल ही रहे हैं कि वृत्ति चित्त और बुद्धि से प्रदर्शित होने वाले गुण स्वभाव सहित क्रिया पक्ष है, अर्थात मन से आशा, वृत्ति से विचार, चित्त से इच्छा और बुद्धि में अनुभव प्रमाण ऋतंभर क्रियाएँ हैं। तो ये व्यवहार का प्लेसमेंट इच्छा की जगह पे है, ऐसा मेरे को देख के अपने में थोड़ा एक नया सा लगा। थोड़ा मैं व्यवहार को और बड़ी चीज़, बड़ा उसमें फ्रेम में रख पाया, ऐसा लगा मेरे को। अगला अनुभूति है कि व्यवहाराभ्यास से संबंधित है। जो ध्यान गया वो ये गया कि इस अनुभूति में निर्भ्रमता के लिए, वो दीदी ने निर्भ्रमता को भी रखा था, तो व्यवहाराभ्यास की भी बात करी थी, तो गुरु शिष्य की भी बात करी थी, कृतज्ञता की भी बात करी थी। तो मैं बोला अच्छा, ये सारा का सारा एक ही जगह से आ रहा है, तो आना भी चाहिए। तो खैर, तो निर्भ्रमता के लिए कर्माभ्यास व्यवहाराभ्यास आवश्यक है, ऐसा जो बोल रहे हैं। इसके द्वारा किए गए अनुभव विचार व्यवहार, अनुभव से आध्यात्मिक अनुभूति एवं उपलब्धि, विचार से बौद्धिक अनुभूति एवं उपलब्धि, और व्यवहार से भौतिक स्तर की अनुभूति एवं उपलब्धियां हैं, ऐसा समझ में आया। तो ये भी समझ में आया कि व्यवहार को अगर हम प्रैक्टिकली, इसके व्यवहाराभ्यास को अगर हम करते हैं तो हमको मिलने के रूप में भौतिक स्तर की अनुभूतियाँ और उपलब्धियाँ मिलेंगी, जो कि निश्चित ही पहले ही अपन जान चुके हैं कि जितना भी व्यवहार करेंगे उसके मूल में विचार और उसके मूल में अनुभव होगा ही। अभी तो हमारे लिए सूचना है, या जो भी हमारे अंदर एक छोटा मोटा ग्रोथ हुआ होगा उसके आधार पे जो विचार या सूचना के रूप में, तो व्यवहार से भौतिक स्तर की अनुभूतियाँ उपलब्धियाँ होंगी, और विचार से बौद्धिक। ये एक बात पता चली, इसकी आवश्यकता का पता चला। तो फिर एक बात ये समझ में आई कि मानव द्वारा सामाजिक एवं प्राकृतिक नियम के लिए व्यवहार की रीति मिलती है। तो हमने पहले बात करी थी कि बौद्धिक नियम है, और बौद्धिक नियम के नियंत्रण में है सामाजिक नियम और प्राकृतिक नियम। ये नियंत्रण करेगा इन दोनों का, ऐसा हमारी एक बात हुई है, पहले भी हम लोग किए भी हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो रीति है वो पोषणवादी रीति है, और व्यवहार की नीति की संज्ञा है जो बोल रहे हैं, जिसमें कि बौद्धिक नियमों के अनुसार विचार एवं आचरण की व्यवहार नीति संज्ञा है, और नीति जो है वो पालन होते हुए भी और नहीं होते हुए भी पाया जाता है। तो ध्यान दिया गया कि अनुभव का प्लेसमेंट समझ में आ रहा है कि अनुभव जरूरी है विचार के लिए, और अनुभव और विचार जरूरी है व्यवहार के लिए। सीधे सीधे व्यवहार करने से होते हुए और नहीं होते हुए भी देखा जा सकता है। तो इससे क्या स्थिर हुआ, इससे लास्ट है, ये लास्ट स्लाइड है। तो इससे क्या स्थिर हुआ
इससे ये स्थिर हुआ कि अध्ययन, नीति एवं व्यवहार में निष्ठान्वित होना एक आवश्यकता है। तो 3 कार्यक्रम दिए। पहला कार्यक्रम हुआ अध्ययन, दूसरा कार्यक्रम दे रहे हैं नीति, और तीसरा कार्यक्रम दे रहे हैं व्यवहार। इन तीनों में निष्ठान्वित होना एक आवश्यकता है। अध्ययन सबको पता ही है, नीति के रूप में फिर वो पूरा धर्म नीति, राजनीति और अर्थनीति, और फिर सामाजिकता, पूरा एक तरह से नैतिकता की जगह पे जाएगा, और सामाजिकता और मानवीयता को स्थापित करने की जगह जाता है, सदुपयोग और सुरक्षा की ओर जाता है। व्यवहार में निष्ठान्वित होना एक आवश्यकता है। तो फिर ये ध्यान गया हाँ ठीक बात है। तो क्या बोल रहे हैं कि सभी मानव सुख के लिए प्रत्याशी हैं, सुख के लिए प्रयास कर रहे हैं, सर्व मानव सुख का अनुभव करना चाहते हैं। पूरा मानव व्यवहार दर्शन यही तो। और फिर उसके बाद इसके केंद्र बिंदु के आधार पर सभी पक्षों का अध्ययन, सभी पक्षों का, तो एक और बड़ा भाग आ गया। और नीति एवं व्यवहार में निष्ठान्वित होना एक आवश्यकता है। और बाबा जी फिर कह रहे हैं सर्व शुभ हो। तो ऐसा मतलब पूरा मानव व्यवहार दर्शन ये 12-13 महीना पढ़ के मैं इतना बोल पा रहा हूँ। मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि मैं कितना बोल पा रहा हूँ। मेरे को लगता था कि इन किताबों को कौन बोल पाएगा, तो ये कुछ लोगों के लिए ही है, ऐसा लगता था। तो आज मतलब एक अच्छी फीलिंग हुई। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।